2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। हरियाणा के रण में उतरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कलानौर रोहतक में की चुनावी जनसभा, जनता से की वोट की अपील। हरिद्वार में स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ से धामी सरकार का कदम, मेडिकल कॉलेज के लिए एमबीबीएस की 100 सीटों को केंद्र सरकार से मंजूरी। देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय में लगाया गया जनता दरबार, डीएम ने सुनी लोगों की फरियाद, मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया। काशीपुर में एआरटीओ ने ई रिक्शा चालकों को दी कई सुविधाएं, टैक्स में छूट पर मुस्कुराए ई रिक्शा चालकों के चेहरे। लालकुआं में पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर की हत्या, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। देहरादून के पुलिस मुख्यालय में सेमिनार का आयोजन, डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा और साइबर क्राइम पर जागरूकता बढ़ाने पर हुई चर्चा। अवैध रूप से पटाखा कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन सख्त, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने पटाखे के कारोबारियों को दिए जांच के निर्देश। देहरादून में चोरों ने निकाला साइबर ठगी का नया तरीका, फर्जी थानेदार बन वीडियो कॉल के जरिए दस्तावेजों का कर रहे वेरिफिकेशन, बैंक खातों से निकाल रहे पैसे। हरिद्वार में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला के शोरूम पर एआरटीओ का छापा, कंपनी को थमाया नोटिस, कर्मचारियों में हड़कंप। वरिष्ठ नागरिक दिवस पर निकाली गई रैली, लोगों से वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने की अपील। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का ही जन्मदिन है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के जरिए दोनों को याद किया है, नमन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ लिखा है अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर नमन करते हुए, वो आपको बता दें। आंदोलन के साथ स्वदेशी, स्वच्छता, ग्राम स्वराज के विचारों को नई गति दी, बापू द्वारा स्थापित आदर्श और शिक्षाएं सदैव हम सभी का पथ प्रदर्शित करती रहेंगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने याद करते हुए लिखा। इसके अलावा अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री क्या कुछ लिखते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और अब पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के लिए क्या लिखा है मुख्यमंत्री ने, उसे आप पढ़ सकते हैं। भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को कोटि कोटि नमन, अतुलनीय योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी, जय जवान जय किसान के उद्घोषक भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कोटि कोटि नमन। हरियाणा में जिस तरह से विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार अपने अंतिम दौर में है। स्टार प्रचारक के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा में रैली को संबोधित किया। वो लगातार बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस कड़ी में सीएम ने हरियाणा में कलानौर और रोहतक में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और बीजेपी को वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के 10 साल के कामकाज की उपलब्धियां भी गिनाई तो विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारी माताएं, बहनें
पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी को अपनी ओर से प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी के बीच में, जैसा अभी संजीव जी ने बताया, पूर्व वक्ताओं ने बताया, यहां कलानौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती रेनू डावला जी के लिए आप सबका समर्थन एवं आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। अभी बालियान जी बोल रहे थे, वो लंबे समय से हरियाणा में उनकी पढ़ाई लिखाई भी यहां हुई है, हरियाणा के एक एक गांव को जानते हैं, यहां से उनका गहरा नाता रिश्ता है और उन्होंने 2004 से 2014 की स्थिति भी आपके सामने रखी और 2014 से लेकर 2024 तक किस प्रकार हरियाणा में काम हुआ है यह भी उन्होंने रखा। 10 वर्षों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा के अंदर चलने वाली डबल इंजन की सरकार ने अनेक काम हरियाणा को आगे। मैं आज मनीष ग्रोवर जी के लिए आप सबके बीच में आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन लेने के लिए आया हूं। मनीष ग्रोवर जी ने पिछले 35 वर्षों से 35 वर्ष, ये कोई छोटा कालखंड नहीं होता है, एक बड़ा कालखंड होता है 35 वर्षों का। 3 दशक 5 वर्ष अपने जीवन का अधिकांश समय इन्होंने केवल जनसेवा में लगाया, आपके बीच में रहकर विकास के कामों को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, आप सभी के बीच में बीते 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार के द्वारा अनेक कार्य किए गए हैं, जिनका लेखा जोखा रखने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के जगजीतपुर में बनकर तैयार हुआ मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अक्टूबर महीने से ही एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए दाखिले शुरू कर दिए जाएंगे। वहीं हरिद्वार पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और अस्पताल प्रशासन से व्यवस्थाओं पर बात भी की। सबसे पहले तो मैं हरिद्वार जिले के जितने भी हमारे पूरी जनता है यहाँ की, उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ कि बहुत सालों से मेडिकल कॉलेज की डिमांड थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस साल से मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा और 100 सीटें हमको कल ही जो है भारत सरकार की तरफ से मिल गई है 3 तारीख अक्टूबर से, और 20 अक्टूबर तक हम काउंसलिंग करेंगे और 100 बच्चों के यहाँ एडमिशन इसी सत्र से शुरू हो जाएंगे। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का भी, एनएमसी के चेयरमैन का भी और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। देहरादून में दिसंबर 2024 में होने वाले उत्तराखंड इनोवेशन फेस्टिवल का पोस्टर लॉन्च किया गया। इस मौके पर तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज प्राइवेट सेक्टर में युवाओं के लिए ज्यादा स्कोप है और भारत सरकार की मेक इन इंडिया भी इसका समर्थन करती है। छोड़ना उसको होगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत सरकार की और राज्य सरकार की तमाम पॉलिसी है, क्योंकि आज आपको इनोवेटिव आइडियाज के साथ आगे आना पड़ेगा। और जिस तरह से आपने कहा है कि आप तमाम इनोवेटर्स को जो सेलेक्ट जितने लोग आएंगे उनको सेलेक्ट करके उनमें 5-5, 6-6 लोगों को डिफरेंट फील्ड के अवार्ड भी करने का काम करेंगे, तो ये प्रेरणा ही मिलेगी। क्योंकि अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर में आज बच्चों के आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर में एक टाइम बाउंड प्रमोशन है, करना हो या मार्केट का प्लेटफॉर्म देना हो या उनको लैब का अगर ज़रूरत है तो वो भी हम उनको दिलवाते हैं। उसके लिए हम उनसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी 12 इनोवेटर्स अपना काम कर रहे हैं जिनकी टर्नओवर अच्छी खासी है। तो इसका करने का एक मतलब ये भी है कि हमारे प्रदेश से कम 50-60 यंग माइंड्स, ब्राइट माइंड हमको मिल जाएंगे
जिनको हम आगे ले जाएंगे और वो 60 लोग हो सकता है 600 लोगों को आगे रोजगार देंगे। ये सीधा सीधा इसका लक्ष्य है हमारा। उत्तराखंड में धान की खरीद शुरू हो चुकी है, तो वहीं इस पर जानकारी देते हुए उप संभागीय विपणन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि कुमाऊं मंडल में इस साल 170 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विभिन्न जिलों में 30 कांटे स्थापित किए गए हैं। धान खरीद की तैयारी हमने पूर्ण रूप से कर ली गई है और 1 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो गई है। रखा गया है वो 55,000 मीट्रिक टन खाद्य विभाग का है और 1 लाख मीट्रिक टन जो है यूसेफ का है और एनसीएसएफ का जो है 15,000 मीट्रिक टन रखा गया है। उत्तराखंड में बंद सड़कों को खोलने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव लगातार सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। इस पर आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि प्रदेश भर में 68 सड़कें बंद हैं। इन सड़कों को जल्द यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। आज की तिथि में लगभग 68 सड़कें बंद हैं पूरे राज्य में, जिसमें से 24 सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं, 43 पीएमजीएसवाई की हैं और एक शराब पर ओवर रेटिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों देहरादून के डीएम ने खुद छापेमारी कर कई दुकानों के चालान भी किए थे। वहीं इस मामले में आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने कहा कि ओवर रेटिंग को लेकर टोल फ्री या फिर सीएम हेल्पलाइन नंबर पर जो शिकायतें मिल रही हैं उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जा रही है। जहां तक वार्षिक लक्ष्य की हमारी बात है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, तो इसके बारे में हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील हैं और हर हफ्ते हमारी समीक्षा बैठक हो रही है। आज भी हमारी इस संबंध में सभी जिलों के साथ वार्ता हुई और जहां पे भी जितना बकाया है उसको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उसको वसूल करें, नहीं तो संबंधित अधिकारियों की लायबिलिटी फिक्स की जाएगी और उनसे वसूली की कार्रवाई होगी सरकार के द्वारा। हमें उम्मीद है कि इस लक्ष्य को हम आसानी से प्राप्त कर पाएंगे और अभी तक जैसा आपने बताया कि 200 करोड़ के आसपास हम पीछे चल रहे थे, तो यही प्रयास हमारा है कि वो किसी तरीके से इसको समय रहते पूरा किया जा सके। शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर तमाम शिकायतों के बाद नगर निगम की ओर से कार्रवाई की गई। इस पर जानकारी देते हुए नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जो अभियान चलाया गया है उसमें अब तक 1 लाख का चालान करने के साथ पॉलिथीन भी जब्त की गई है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, इसमें यह अभियान लगातार सीपीसीबी के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसके क्रम में चलाया जाता रहा है। इसमें कल भी 1 लाख रुपए के चालान किए गए हैं और पॉलिथीन जब्त की गई है। हमारा स्वास्थ्य विभाग और हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार शिकायतों के आधार पर और इसके अलावा रैंडम चेकिंग के आधार पर भी इसमें कार्रवाई कर रहा है। इसमें निगम के स्तर से जो कार्रवाई की जाती है वो हमारे मेनली जो यहाँ पर हमारे रिटेलर्स के द्वारा पॉलिथीन यूज की जाती है, निगम क्षेत्र में कहीं स्टोरेज किया जाता है, इसमें कार्रवाई की जाती है। आजकल ऐसी टेंडेंसी भी देखने में आ रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टोरेज प्रारंभ कर दी गई है, तो उसमें भी जो हमको सूचना प्राप्त होती है उसमें हम तक संबंधित अथॉरिटीज के साथ उसको शेयर करते हैं और वहां भी कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। रुड़की में फर्जी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस पर जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर आरके सिंह ने बताया कि जो भी अस्पताल बिना मान्यता के चल रहे हैं उनको लगातार सील करने का काम किया जा रहा है। अब तक 5 गैर मान्यता प्राप्त अस्पतालों को सील किया जा चुका है। हादसा होना एक अलग चीज़ है, वो नेग्लिजेंस है या किस वजह से हो रहा है, उसको एक तो जांच का विषय होता है। लेकिन जो भी अस्पताल इस समय आपके पास मौजूद रहेंगे, जिनका प्रॉपर पेपर हमारे पास होगा, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस होगा, अदरवाइज किसी का और का नहीं होगा। जैसे सूचना मिलती है दुकानों में चल रहा है, दुकानों में चूंकि अगर कोई बोर्ड नहीं है और जब तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं आती है, हम लोग सिर्फ जो क्लिनिक हमारे पास अप्लाई होती है या जिनका बोर्ड लगा होता है उन्हीं की जाँच करते हैं। और यदि कहीं सूचना मिलती है कि यहाँ पर कोई इस तरह की कार्रवाई चले तो वहाँ भी टीम हमारी जाती है। हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह ने जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण किया। डीएम ने अस्पताल की ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, कर्मचारियों की उपस्थिति और साफ सफाई की
व्यवस्थाओं को देखा। अस्पताल में साफ सफाई ठीक न मिलने पर अधिकारियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मिलाप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के दौरान इनके जो विभिन्न वार्ड्स हैं और स्पेशली जो डेस्टिट्यूट्स वार्ड्स हैं और जो डेंगू वार्ड है उन सब का निरीक्षण किया गया है। इनके स्टॉक का निरीक्षण किया गया है, साफ़ सफाई का निरीक्षण किया गया है, जो इनका ब्लड लेने की स्थिति है और जो लगा रखे इन्होंने सिस्टम उनके निरीक्षण किया गया है, इनकी ओटी का निरीक्षण किया गया है। तो बेसिकली ये बिल्डिंग बहुत ही जर्जर है और निष्प्रयोज्य घोषित होने की प्रक्रिया में है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसको जो है जो नया 200 बेड का बना हुआ है इसमें शिफ्ट करने के लिए जल्दी प्रयास किया जाएगा कि इसमें शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो जर्जर बिल्डिंग है, कभी भी कोई बात हो सकती है। तुंगनाथ मंदिर में इन दिनों पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके कारण मंदिर में काफी नुकसान भी हो रहा है। फिलहाल इस समस्या को ठीक करने के लिए कई एजेंसियों को काम में लगाया गया है। इस पर जानकारी देते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों को उन्होंने पत्र लिखा था, जिसके बाद से वैज्ञानिक इस पर कार्य कर रहे हैं। मंदिर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है और उसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। कुछ हमारे संज्ञान में आया था कि वहाँ पर जो सभा मंडप है उसमें जो उसकी स्लेट है छत की वो थोड़ा ढीली हो रही है, उसके कारण पानी का लीकेज हो रहा है। और उसके अलावा सभा मंडप के जो पत्थर हैं कुछ उनमें थोड़ा भूधसाव के कारण से उनमें डिस्टरबेंस भी हो रहा है। तो गत वर्ष मैंने इसके लिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके महानिदेशकों को पत्र लिखा था और उनको इसका अध्ययन करने के लिए कहा था। तो उनकी जो टीमें थी साइंटिस्टों के, उनके जो विशेषज्ञ थे वो वहाँ पर गए, अलग अलग टीमें उनकी गई थी और उन्होंने वहाँ पर विस्तृत रूप से अध्ययन किया। उसके पश्चात उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं किस प्रकार से वहाँ पर हम कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा इस वर्ष हमने फिर उनकी GSI और ASI की रिपोर्ट आने के पश्चात हमने CBRI रुड़की को भी एक पत्र लिखा और उनसे भी इस संदर्भ में विस्तृत अध्ययन करने के लिए कहा था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी।